करिए, स्टार्ट करिए सर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कितने? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेमर्स रूल। लास्ट टाइम में मैंने डिटर्मिनेंट्स बताया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल के बारे में। ठीक है। यस सर। सब लोग आ गए हैं? क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ मैट्रिसेस का कुछ कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल जानते हो ना क्या होता है? क्रेमर्स रूल क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे तो आप लोग अंडर 10th में पढ़े होंगे कि ऐसा यदि इक्वेशन मिले तो हम उसे सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में भी, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में भी कुछ मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में एक जो मेथड है उसे हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख रहे हो आप लोग? हेलो। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसमें कुछ डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करते हैं हम। जैसे डी जो है, यहाँ पे आप डी देख पा रहे होगे। डी जो है वो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इक्वेशन में जो थ्री इक्वेशंस हैं, इसमें एक्स के कॉफिशिएंट्स क्या हैं, देख रहे हो सब लोग? हाँ एक्स के जो सर। कॉफिशिएंट्स हैं वो a1 a2 a3। तो a1 a2 a3 जो एक्स के कॉफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा डिटर्मिनेंट डी का। ठीक है ना। उसके बाद y का कॉफिशिएंट्स, y के जो कॉफिशिएंट्स हैं b1 b2 b3, ये बन गया सेकेंड कॉलम। और जो z के कॉफिशिएंट्स हैं c1 c2 c3, ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है। सॉरी। ओके। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि एक तो आप डी को निकालने का एक ये मेथड हुआ कि एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलन, सेकेंड कॉलन एंड थर्ड कॉलन, उसको लिख करके आप कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट की तरह आप उसको लिख सकते हैं। गुड दूसरा आफ्टरनून, मेथड क्या गुड हो? आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहला मेथड क्या हुआ डिटर्मिनेंट डी को लिखने का कि एक्स के कॉफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलन, वाई के कॉफिशिएंट्स को सेकेंड कॉलन एंड जेड के कॉफिशिएंट्स को थर्ड कॉलन। ठीक है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट डी मिल गया। दूसरा कैसे हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z, तो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट्स है a1 b1 एंड c1, इसे हम फर्स्ट रो में लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z, उसे हम सेकेंड रो में लिख देते हैं, दैट इज a2 b2 एंड c2। एंड थर्ड जो इक्वेशन है हमारा a3x प्लस b3y प्लस c3z, उसका कॉफिशिएंट्स क्या हुआ a3 b3 एंड c3। ठीक है। ये हमारा d बन गया। एंड यस सर। क्रेमर्स रूल कहता है कि जो d बना है जिसे हम कॉफिशिएंट्स बोलते हैं, कॉफिशिएंट्स डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये मस्ट नॉट बी जीरो, मतलब इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? ठीक है। यस सर। ये बन गया डी हमारा। इसी तरह से हम D1 निकालते हैं।
अब D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट हमारा D बना था, अब D1 के लिए हम क्या करते हैं कि D1 D2 D3 जो हमारा इक्वेशन के जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, इक्वल टू वाला पार्ट D1 D2 D3, उसे हम x के कोफिशिएंट की जगह पे लिखते हैं। D1 निकालने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे D1 निकालने के लिए हम उसे x के कोफिशिएंट की जगह लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या था, A1 A2 A3 था हमारा। अब इस A1 A2 A3 की जगह पे हम लिख देंगे D1 D2 D3, ठीक है ना। तो D1 D2 D3 जब हम लिख दिए तो बाकी सारा वही रह जाएगा, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। ये हमारा बन गया D1। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं D2 पे। तो D2 जो है वो y के लिए है, यानी कि A1 A2 A3 x का कोफिशिएंट वही रहेगा, y का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे हम यानी कि B1 B2 B3 जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे हम लिख देंगे D1 D2 D3 जो हमारा इक्वेशन के राइट साइड वाला पार्ट है, और थर्ड कॉलम C1 C2 C3 रह जाएगा वैसे ही। क्लियर। एंड इन द सेम वे जो हमारा D3 है वो Z के लिए है, तो इसमें क्या होता है कि A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो वही रहेगा, थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं C1 C2 C3 की जगह पे D1 D2 D3 लिख देते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मेशन हो गया 4 डिटर्मिनेंट्स क्रेमर्स रूल के लिए, D1 D2 एंड D3। सो बाय क्रेमर्स रूल हमारा जो x का वैल्यू मिलेगा वो D1 by D मिलता है, y का वैल्यू D2 by D मिलता है, z का वैल्यू D3 by D मिलता है, एंड प्रोवाइडेड D मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि D जीरो हो जाएगा तो जैसा कि आप जानते हो कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। ओके, तो ये हुआ गया हमारा क्रेमर्स रूल। थर्ड डिग्री इक्वेशन या सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन या फोर्थ डिग्री इक्वेशन, कितना भी कितने भी वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा, मेथडोलॉजी उसका यही रहेगा कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद फर्स्ट D1 निकालेंगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह पे हम जितने भी इक्वल टू वाला पार्ट है उसको लिख देते हैं, एंड देन D2 निकालते हैं, उसमें हम y की जगह पे D1 D2 D3 लिख देंगे, एंड D3 में हम z की जगह पे, या एक और यदि वेरिएबल 4 डिग्री का रहेगा तो w रहेगा या कुछ भी रहेगा, तब उसकी जगह पे वो फोर्थ ऑर्डर का जो इक्वल टू पार्ट है उस w की जगह पे रख देते हैं। इन द सेम वे यदि 2 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम रहेगा उसमें भी हम यही काम करेंगे, D1 एंड D2 निकालेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। यहाँ पे कुछ नोट्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हो कि इफ D नॉट इक्वल टू 0 then system will have unique and finite solution and so equations are consistent। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इफ D नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो D है, जो डिटर्मिनेंट है, जो कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो D नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा यदि D नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेकंड है कि इफ D इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 बी नॉन जीरो, ध्यान से समझना यहाँ पे। लेकिन सेकंड कंडीशन है कि यदि डिटर्मिनेंट D जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है यदि वो 0 हो गया और बाकी D1 D2 D3 या D4 उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और जब सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे। तो बस यही याद रखना है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है देयर इज नो सॉल्यूशन, बस यही याद रखना, ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है
और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड केस है कि इफ डी जीरो एंड बाकी सारे d1 d2 d3 भी जीरो हो गए, then system of equations will have infinite number of solution and so equations are consistent। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सारे डिटर्मिनेंट जीरो हो गए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो जाएंगे उसके। क्लियर और नॉट? तो ये क्रेमर्स रूल का थ्योरी पार्ट था। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। कुछ डाउट है किसी को? एनीवन? No, sir, no doubts. ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल लेकर के इसे सॉल्व करता हूं। तो सबको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते याद है? ध्यान में है ना सबको कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट? Yes, sir. यस, तब मैं सबको देने वाला हूँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्योंकि सॉल्व आप लोग करने वाले हो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। जैसे इसे लिखे और लिखो आप लोग, इस इक्वेशन को लिखो सब लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। जितने भी स्टूडेंट हो सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? सब लोग लिखोगे इस इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। अब क्रेमर्स रूल के हेल्प से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे चलो मैं इसको बता देता हूं, नेक्स्ट वाला तो लोग करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम d निकालते हैं। तो d कैसे निकालते हैं? d निकालने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है x का उसको वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 2 1। ध्यान देना इस बात को, 1 2 1 ये फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा। और 1 2 1 क्या है? x का कॉफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद y का कॉफिशिएंट क्या है? 1 1 2। ये क्या बन जाएगा y का कॉफिशिएंट? सेकंड कॉलम, ओके। एंड z का कॉफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 1 1। तो z का जो कॉफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा हमारा? थर्ड कॉलम। अब बाकी ये जो d मैंने बताया कि यदि मैं कॉलम वाइज बोलूं तो 1 2 1 1 1 2 एंड 1 माइनस 1 1, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये सब लोग निकाल के मुझे बताओगे, जितने भी स्टूडेंट हो। अभी सबसे मैं पूछूंगा कि ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। निकालो सब लोग अपनी कॉपी में। 1 1 1 रो वाइज, 1 1 1 2 1 माइनस 1 एंड 1 2 1, इसका वैल्यू निकालना है सबको। Sir, 3 आया। सबका थ्री है सर, 3। सबका 3 आया है। Sir, D1 भी सबका 3 3 आया। तो पहले हम लोग डी देखते हैं। डी, चलो कोई बात नहीं, 1 डी का वैल्यू आया हमारा 3 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो 3 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो सकता है। अब D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशन का जो राइट साइड का पार्ट है 3 2 4 जो इक्वल टू पार्ट है, उसको हम x एक्सिस जो x के जो कॉफिशिएंट है हम उसकी जगह पे लिखेंगे 3 2 4 एंड बाकी y कॉलन और z कॉलन सेम रहेगा, 3 2 4 1 1 2 एंड 1 माइनस 1 1। ओके, वेरी गुड। तो D1 का वैल्यू निकालोगे सब लोग, निकालो सब लोग। D1 का वैल्यू क्या आएगा? अच्छा, D1 का वैल्यू भी 3 आया, वेरी गुड। इन द सेम वे D2 क्या होगा? x का जो कॉफिशिएंट है 1 2 1 और 3 2 4, मतलब जो इक्वल टू वाला पार्ट था 3 2 4 वो y की जगह पे आ जाएगा, y कॉलन की जगह पे, और z कॉलन वही रह जाएगा 1 माइनस 1 1। तो D1 का वैल्यू जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो ये कितना आया? 3 आया। D भी 3 आया, D1 भी 3 आया। चलो D2 निकाल के बताओ मुझे। D2 6 आएगा। So -9।
ठीक है, देखते हैं बाकी लोग। एक ही स्टूडेंट बोल रहा है जी, बाकी लोग भी निकालो। कितना आया जी D2 का वैल्यू? अभी माइनस किसने 9 आया। निकाला था? -9 आया। बाकी लोग? नहीं सर, सॉरी सर, 3 आएगा। अच्छा अच्छा, अच्छे से सॉल्व नहीं नहीं, करो मैंने भाई। सर वो कितना है? साइन नहीं, 3 आएगा हाँ सर, 3। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो D2 का वैल्यू भी जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार लिख लो सब लोग। D2 का वैल्यू भी 3 आया। वेरी गुड, ओके। सर डी ठीक है ना? डी थ्री भी 3 आएगा। D3 भी 3 आएगा। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि D3 भी 3 आ रहा है। तो एक्स बाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? D1/D, दैट इज 3/3 इक्वल टू 1। y इक्वल टू D2/D, दैट इज 3/3 इक्वल टू 1। एंड z इक्वल टू D3/3, दैट इज 3/3 इक्वल टू 1। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक एंड फाइनाइट सॉल्यूशन, एंड दैट इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना? यूनिक एंड फाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट। और एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे किसी को यदि डाउट हो इस प्रॉब्लम में, इस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो पूछ सकता है मुझे। एनी स्टूडेंट, यदि किसी को डाउट हो तो? एनीवन? ओके, तो एक काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ तो मुझे जल्दी से। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 3 एंड 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? d निकालेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। मतलब x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट एंड z का कॉफिशिएंट। अब निकाल के बताओ मुझे और देखो कितना आता है। एक्स वाई जेड, यानी कि डी जो होगा वो 147, 258 एंड 369, ये हमारा डी का डिटर्मिनेंट आया। अब इसका वैल्यू क्या होगा जरा बताओगे सब लोग? मैं रो वाइज बोल रहा हूं। डिटर्मिनेंट जो हमारा कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट आया वो आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओगे सब लोग कि कितना इसका वैल्यू आया? बना रहे हो सब लोग? हेलो स्टूडेंट्स। सर D4। डी का वैल्यू 4। यस सर। बाकी लोग? दूसरा कोई? देखो अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे डी मेरा 0 आया हुआ है। मैंने सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन इसका वैल्यू 0 आएगा। जरा एक बार फिर से चेक कर लो, देख लो इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 145 माइनस 48 -3। जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो -3 आएगा। देन -2 इंटू 36 माइनस 42, 36 माइनस 42 यानी -6 इंटू -2 यानी कि 12। ओके, एंड देन +3 इंटू 48 माइनस 35, सर ठीक है सर, 0 आएगा। 32 माइनस 35 9। हाँ, तो 9 प्लस 3 12 एंड 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन भी आप सॉल्व करोगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो d इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा ये कौन सा कंडीशन आया? सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन में क्या था
कि D0 आ गया और D1 D2 D3 तीनों में से कोई भी एक यदि नॉन जीरो आ जाएगा तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कि D1 का वैल्यू निकालते हैं। सपोज करो यहाँ पे ओके मैंने निकाला हुआ है, जैसे यहाँ पे चेक कर लो एक बार, जैसे 231 जो एक्स एक्सिस का कॉलन है, एक्स का जो कॉलन है, एंड 258 एंड 369, जरा इसका वैल्यू निकाल के बताओ कितना आता है ये डिटर्मिनेंट का। 2 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 27 minus 6, 21 into 42 and plus 3 into 24 minus 5 19, that is 57। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 आना चाहिए। ओके एक बार चेक कर लेना इसे, ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि D0 आ गया एंड D1 नॉन जीरो आ गया, तो हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं। देखो कभी कभी एग्जाम में ना छोटा सा क्वेश्चन दे देगा और घुमाने के लिए बोल देगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहला काम क्या करोगे, डी निकालोगे और कोई भी D1 या D2 या D3 निकालोगे। यदि वो नॉन जीरो आ गया यानी कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना? तो याद रखना है यहाँ पे कि D0 आने के बाद कोई भी D1 D2 D3 में से कोई भी यदि नॉन जीरो आया तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। इसमें यदि किसी के पास डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन, कोई भी। क्रेमर्स रूल में किसी के पास भी यदि कुछ भी डाउट हो यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ओके 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 ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो दो वेरिएबल का मैंने इक्वेशन लिया है, अब आप लोग इसे सॉल्व करके बना सकते हो। जैसे मैंने लिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d निकलेगा, d1 निकलेगा एंड d2 निकलेगा, यही तीन निकलेगा। d क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 यदि हम रो की बात करें, एंड 5 1 ये d हो जाएगा। उसके बाद 3 5 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस 5 एंड 7 से, तो माइनस 5 7 माइनस 4 1 d1 निकल जाएगा एंड D2 निकलेगा 3 5 एंड माइनस 5 7। क्लियर और नॉट? तो D D1 D2 फटाफट इन तीनों का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये तो फटाफट निकल जाएगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूं तुम लोग पे। तो D कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 20, 3 प्लस 20 दैट इज 23, इट मस्ट बी 23। ओके D1 क्या आएगा माइनस 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 7 दैट इज माइनस 5 प्लस 28, यहां भी 23 आ गया। ओके एंड D2 क्या आएगा 3 इंटू 7 21 माइनस 5 इंटू 4, वेरी गुड। तो 21 प्लस 25 दैट इज 46। ग्रेट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू d1 बाई डी 23 बाई 23 1 एंड y इक्वल टू d2 बाई डी दैट इज 46 बाई 23 2, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आंसर। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें, 2 मिनट में फटाफट सॉल्व करके बता सकते हो। और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, एनीवन? सर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, वेरी गुड, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके नेक्स्ट एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। जरा इसे सॉल्व करके दिखाओ मुझे सब लोग, देखो तो कितना आता है। सर D0 आएगा। वेरी गुड। उसके बाद D1 एंड D2 भी निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर D1 D2 भी 0 आएगा।
वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि D1 आ जाएगा 2 3 and 4 6 0, D1 आ जाएगा 4 3 and 8 6, that is 24 minus 24 0, and D2 आ जाएगा 16 minus 16 0। यानी कि यदि सारे डिटर्मिनेंट्स जीरो हो गए, D1 D1 and D2 जीरो हो गए, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसिस्टेंट तो होगा बट एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा इसका। अब इसका मत देखो, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये देखो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया 2x plus 3y equal to 4 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x plus 6y equal to 8। तो सेकेंड इक्वेशन से जब हम 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2x plus 3y equal to 4, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x को हम कन्वर्ट कर दिए y के फॉर्म में, यानी x को हम लिख सकते हैं 4 minus 3y by 2। अब यहाँ पे देखना कि y की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, जैसे y इक्वल टू 0 पुट किए तो x क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। y इक्वल टू 1 पुट किए तो x क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यानी कि हर y के लिए x हमको मिलेगा, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ y देयर इज अनदर वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे समझ में आया सबको कि नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन समझ में आया ना, कि इस टाइप का प्रॉब्लम यदि आएगा कभी कभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देगा कि सॉल्यूशन निकालो। तो कैसे हम निकालेंगे, तो निकालने का यही मेथड है कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया कि x इक्वल टू 4 minus 3y by 2। अब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यानी कि हर बार हमको एक y के लिए दूसरा x हमको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि y का तो हम कितना सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, x भी हमको इनफाइनाइट मिलेगा, इसीलिए इसे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्लियर और नॉट? तो इसमें यदि किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को भी डाउट है? देखो क्रेमर्स रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस पे बहुत सारे, और होमवर्क भी कम से कम 5 प्रॉब्लम बना लेना क्रेमर्स रूल से। ठीक है, घर में जरूर प्रैक्टिस करना। क्लियर? क्योंकि यदि कभी कॉलेज खुला और क्लास चला तो याद रखना मैं सारा होमवर्क रिकॉर्ड करके रखा हूं और सारा चेक करूंगा हर किसी से। ठीक है ना? ओके सर। चलो ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़े हम लोग। जी सर। ये क्रेमर्स रूल में किसी के पास कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। क्रेमर्स रूल में यदि किसी के पास कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन? एनीवन? ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था डिटर्मिनेंट का पार्ट। तो अब हम लोग एक पढ़ेंगे आगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस, जैसा कि सब लोग मैट्रिसेस पढ़े तो हो गए ही तुम लोग, प्रतीक्षा ने पढ़ा दिया है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि a set of mn numbers matrices, a set of mn numbers that may be real or complex in the form of horizontal called rows and n vertical called columns is called m by n matrix and is written by like this। तो जैसा कि मैंने डिटर्मिनेंट में भी बताया था, लेकिन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है कि रो तो वही रहेगा, कॉलम भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो एंट्रीज है जैसे ए आई जे, तो ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ith रो एंड jth कॉलम पे जो एलिमेंट है दैट इज ए आई जे। आई जे का मतलब क्या हुआ, ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि ये जो ए आई जे है ये उस नंबर का एड्रेस बता रहा है। क्लियर और नॉट? यहाँ भी रोज एंड कॉलम्स के बारे में है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट है। वहां पे हम बिल्कुल मॉड की तरह दो लाइंस के बीच में नंबर्स को अरेंज करते हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है। देखो सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन,
या स्मॉल ब्रैकेट aij/m/n या नॉर्म्स, इसे डबल लाइंस, दो डबल लाइंस के बीच में जब हम इसे लिखते हैं इसको नॉर्म्स भी बोला जाता है, एंड दिस इज aij/m/n। ओके, m/n कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। ओके, अ मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रखना इस बात को कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में ये बिल्कुल कॉमन डिफरेंस है कि डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है लेकिन मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। बस यही डिफरेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मैट्रिक्स में एलिमेंट वो क्या हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 4, ये 3/4 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। यदि मैं पूछूं कि A11 पे कौन सा एलिमेंट है, 11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 होगा। A23 पे कौन सा एलिमेंट है, तो 23 मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वहां पे क्या होगा, 7 है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। समझ रहे हो ना सब लोग। A33 पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, वहां पे क्या है, 1 है। ओके, A34 पे 4 है, etc। तो ये सब आप लोग समझ सकते हो। अनदर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन बेसिक्स में कि एक aij में i और j का एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा और वहां से तुमको बोला जा सकता है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो कैसे करोगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यदि हम कैपिटल A इक्वल टू aij माइनस 1 टू द पावर i प्लस 2j, जहां पे i का वैल्यू है 1 2 एंड j का वैल्यू है 1 2 3। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे कि i का वैल्यू 1 2 है और j का वैल्यू 1 2 3 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि i जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अब ये जो रिलेशन है i प्लस 2j माइनस 1 टू द पावर i इंटू i प्लस 2j, इससे हम लोग क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i और j के कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 2 एंड j इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे A11 हमको निकालना है, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो aij का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज -3। यानी कि A11 यानी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो -3 हो जाएगा, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इन द सेम वे A12 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 1 एंड 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज -5। इन द सेम वे A13 A22 A21 A23, मतलब कितने नंबर्स बनेंगे, जैसे i का वैल्यू 1 है तो 1 के साथ j के 3 वैल्यूज हैं, 1 1 1 2 1 3, फिर i का वैल्यू 2 है j के 3 के साथ, यानी कि 2 1 2 2 2 3, तो 2/3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ में आई ना सबको। ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। कई बार इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो जिसको आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर और नॉट, सबको समझ में आई नहीं है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। यस सर। तो आई और जे के का यदि रिलेशन दिया रहेगा और आई का वैल्यू दिया रहेगा, जे का वैल्यू दिया रहेगा, तो वहां से आप मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे दो कैटेगराइज किया है। नल मैट्रिक्स तो जानते ही हो कि सारी एंट्रीज 0 0 0 होंगी, तो उसे नल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। यहाँ पे मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि हम जानते हैं कि रो मस्ट इक्वल टू कॉलम, एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब रो नॉट इक्वल टू कॉलम। ओके,
अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? जब नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। जैसे रो है 2 एंड यहाँ पे कॉलन है 4, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि केवल एक ही रो जहां पे रहेगा, मैट्रिक्स कितना भी रहे, 2 4 5 10 12 20 कितना भी कॉलम रहे, बट रो एक ही होना चाहिए, तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, एंड इन द सेम वे वर्टिकल मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड वर्टिकल मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिंगल कॉलम, रो कितने भी रहे, कॉलम्स एक ही होने चाहिए, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? ये था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 ऑर्डर या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ले सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। यानी ए बी सी जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखना, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन मैट्रिसेस। चाहे मैट्रिक्स कितना भी बड़ा एप्लीकेशन आप करो, इसका यूज हर जगह होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स पे हमेशा वन ही रहेगा और बाकी सारी जगहों पे जीरो रहेगा, उसे हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर, अबव सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे एंड डायगोनल एलिमेंट से नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका ठीक उल्टा आप कर दो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट एंड उसके नीचे उसका लोअर पार्ट नॉन जीरो रहेगा और अपर पार्ट जीरो रहेगा। ओके, तो 3x3 ऑर्डर एंड 2x2 ऑर्डर दोनों का एग्जांपल मैं लेते हुए आप लोगों को बताया मैंने। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, और याद रखना ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज गॉट डिटर्मिनेंट्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? जहां पे रोज एंड कॉलम्स सेम हो, और वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझना हो तो पूछ सकते हो, एनीवन? ओके, तो मैं आगे बढ़ू नाउ। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको यदि आप ऐड कर दोगे तो उसे सम ऑफ, उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, कि एग्जांपल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जो डायगोनल नंबर्स हैं वो 1 5 9 है, उन सबको यदि आप ऐड कर देते हो 1 + 5 + 9 तो वो 15 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, इन द सेम वे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये होता है कि सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में, सारे नंबर में वो नंबर, वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ए का वैल्यू, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3, इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया। अब 2 मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आप देख रहे हो कि 2 जो है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, मतलब 1 2 3 हो जाएगा 2 4 6 एंड 2 1 3 हो जाएगा 4 2 6। ओके, इस बात को याद रखना, ये बिल्कुल
यहाँ पे भी बच्चे स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक कर जाते हैं, वो हर जगह मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स में जो भी कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स में, तो वो नंबर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था, याद रखना। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वो नंबर मल्टीप्लाई होता था, ठीक है ना। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। नाउ इक्वल मैट्रिसेस क्या हुआ कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। याद रखना, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब पहला कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स 2x2 का है तो सेकंड भी 2x2 का होना चाहिए। एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे भी वही नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स है 1 2 x 3 एंड b इज 1 y एंड 4 z। दोनों का ऑर्डर तो हमने देख लिया 2x2 है, यानी पहला कंडीशन हो गया। अब a और b यदि सेम होगा तो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 4 होना चाहिए, y का वैल्यू 2 होना चाहिए एंड z का वैल्यू 3 होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो सब एक दूसरे को सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल माना जाएगा। क्लियर और नॉट? तो ये था कुछ डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। याद रखना, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो आपको लिखना होगा। The number of rows and columns may or may not be same in matrix. मैट्रिक्स में आप देखा आपने कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी, बट डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑन इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स अ डिफरेंट मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड। याद रखना, मैट्रिक्स में रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स अलग बन जाएगा, वो अलग मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में यदि हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहता है, ठीक है। एंड मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, एंड डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय मॉड, मॉड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, ठीक है। तो राजेश सर? यस सर। ओके सर, तो टाइम भी हो गया है।